तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने जब इसका सितंबर का पोर्टफोलियो आया था तब उसको रिव्यू किया था। आज हम नवंबर तक का इसका जो पोर्टफोलियो आ चुका है उस पर डिस्कशन करेंगे, कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है, क्या चेंजेस इसने अपने पोर्टफोलियो में किए हैं, फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट अभी कैसी चल रही है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का यहाँ पर इस फंड में ख्याल रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों पे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बारी फिर से याद दिला देता हूं कि 2 जनवरी से फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स का कोर्स मेरा लॉन्च हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और अगर आपको इस पे साइन अप करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और 1800 रुपीज में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको जानना है कि क्या कोर्स में पढ़ाया जाएगा, किस बारे में कोर्स रहेगा, तो आज यानी कि 26 दिसंबर को 8 बजे यहाँ पर मैं एक स्पेशल क्लास रखी है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये क्लास, आप जाकर अनअकैडमी में ज्वाइन करेंगे और आप इसको देख सकते हैं। और 29 दिसंबर को भी एक फ्री क्लास रखी है। तो इन दो क्लासेस में मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि 2 जनवरी से आपको कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा। तो आप ये क्लासेस देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों चलते हैं और एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्मेंस यहां पर ये फंड की रही है। तो दोस्तों यहां पर मैंने अभी क्या किया है कि हमने सितंबर का लास्ट रिव्यू किया था, जब हमने देखा था सितंबर और अगस्त में क्या चेंजेस हुए थे। अक्टूबर मंथ में मैंने रिव्यू नहीं किया था तो उसको मैंने कंसीडर नहीं किया है, और नवंबर मंथ का हमने यहाँ पर अभी डाल लिया है जो लेटेस्ट इनकी होल्डिंग्स रही हैं। तो अगर हम चेंजेस देखते हैं सबसे पहले होल्डिंग्स में, तो जितने भी एक ऑरेंज कलर में आपको कंपनीज दिख रही हैं उसमें एडिशंस देखने को मिला है। अगर आप सितंबर से नवंबर में यहाँ पर देखते हैं तो अगर आप देखेंगे आईसीआईसी बैंक में थोड़ा बहुत एडिशन यहाँ पर हुआ है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी ने कुछ शेयर्स, लगभग 6 लाख शेयर्स यहाँ पर खरीदे हैं। उसके अलावा कोल इंडिया में अच्छी खासी खरीदारी लगातार ये कंपनी करती हुई आ रही है। 4% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग हुआ करती थी सितंबर में, जो बढ़ के 4.37% के आसपास हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परचेज और सेल यहाँ पर कोल इंडिया में देखने को मिल रहा है। पहले ज़्यादा शेयर्स थे, फिर थोड़े बेच दिए थे, फिर अब दोबारा से यहाँ पर परचेज करती हुई कोल इंडिया में ये कंपनी नज़र आ रही है। उसके अलावा एनएमडीसी लिमिटेड जो एक मिनरल्स एंड माइनिंग की कंपनी है, उसमें भी इस कंपनी ने अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। यहाँ पर आप देखेंगे 10 लाख शेयर्स और खरीदते हुए इस कंपनी ने यहाँ पर नजर आई है। उसके अलावा एक नई कंपनी में इसने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड में। ये एक अनलिस्टेड कंपनी, अभी लिस्ट नहीं हुई है, तो एक अनलिस्टेड कंपनी में भी इसने यहाँ पर अपना पैसा यहाँ पर लगाया है, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक दो चीज आपको समझनी है कि कंपनी, जैसे हमने पहले भी बात किया था कि यहाँ पर जो ये कंपनी है वो धीरे धीरे जो अपनी एलोकेशन है वो लगातार जो पीएसयू स्टॉक्स है उसमें बढ़ा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि ये 4 कंपनीज हैं जिसमें ये पैसा लगा रही है, और 10% से ज़्यादा पैसा अब इसने धीरे धीरे करके पीएसयू स्टॉक्स में यहाँ पर लगा दिया है। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पर समझ के चलना है। अब ये डिविडेंड के लिए किया जा रहा है या एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्पस के लिए किया जा रहा है, वो लॉन्ग टर्म में देखने वाली बात होगी कि क्या इन कंपनीज में अभी यहाँ से और अच्छी रिटर्न्स आती है या नहीं आती है। बाकी ये जितनी भी 3-4 कंपनीज जो फॉर पीएसयू स्टॉक्स है, इसमें मेजरली हमने देखा है कि डिविडेंड काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एनएमडीसी में 10-11% का डिविडेंड दे रही है, पावर ग्रिड में 5-6% का डिविडेंड है, कोल इंडिया में भी 5-6% का डिविडेंड है। लेकिन ग्रोथ के एंगल से कितना ज़्यादा ग्रोथ है उस पर मैं हमेशा से डाउट रहता है कि पीएसयू कंपनीज कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकती है, वो थोड़ा हमेशा से डाउटफुल रहता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर समझकर चलनी है। उसके अलावा यूटीआई एएमसी में भी लगभग 0.22% की होल्डिंग यहाँ पर इसने नई ऐड की है। यूटीआई एएमसी में अभी इसने 8 लाख शेयर्स को ऐड किया है। तो ये मेजरली चेंजेस हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस ये कंपनी, ये फंड यहाँ पर नहीं करता है, और वही चीज़ देखने को मिल रही है। बहुत 2-4 कंपनीज में यहाँ पर एडिशन किए हैं और कोई कंपनी में सेलिंग यहाँ पर नहीं की है। तो ये मेजरली यहाँ पर इन्होंने इंडियन कंपनीज में बात करते हैं तो ये यहाँ पर मेजरली यहाँ पर एडिशंस है। और दिक्कत वाली बात जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है फॉरेन इक्विटी की जो एलोकेशन है।
अभी अगर आप देखेंगे फॉरेन इक्विटी की जो एलोकेशन है वो कम होकर 15.59% के आसपास रह गई है। और अगर आप आज से लगभग 6-8 महीने पहले देखते, जब हमने यहाँ पर शुरू किया था, तो यहाँ पर 29% की होल्डिंग इसकी यहाँ मार्च 2022 में हुआ करती थी फॉरेन इक्विटी में। तो आप देख सकते हैं कि लगभग एक साल में जो इसकी होल्डिंग है फॉरेन इक्विटी में वो आधी हो चुकी है। उसका रीजन क्या है कि शेयर्स ये और नए परचेज कर नहीं पा रहे हैं, तो ओवरऑल जो इनका फंड का साइज लगातार बढ़ रहा है उसके कंपैरिजन में जो ओवरऑल इंपैक्ट है फॉरेन इक्विटी का वो कम होता जा रहा है। और उसके साथ साथ वैल्यूएशंस भी फॉरेन इक्विटी की लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये एक हमेशा से पेन पॉइंट रहा है। अगर आप इस कंपनी के बारे में बात करते हैं, इस फंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पहले जो इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट हुआ करता था कि ये फॉरेन इक्विटी में 30% पैसा लगाता था, वो अभी कम होके धीरे धीरे हम मंथ ऑन मंथ हम देखते हुए आ रहे हैं, और अब सिर्फ 15% पैसा फॉरेन इक्विटी में इसका रह गया। तो वो जो फॉरेन इक्विटी से एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर रहा था ये फंड, वो अभी करता हुआ कम नजर आ रहा है। और अभी लगभग 13% पैसा इसका कैश एंड इक्विवेलेंट में भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो सारा अभी पैसा इस फंड ने अपना इन्वेस्ट नहीं किया है। तो ये तो है इसकी होल्डिंग से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन। अब एक बार ही चलते हैं इसकी रिस्क रेशियोज देखते हैं और देखते हैं कि कैसी रिटर्न है, और एंड में मैं बात करूंगा कि क्या आपको अभी इस फंड में बने रहना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें तो किन चीजों पे आपको यहाँ पर नजर रखनी है अगले आने वाले 6 महीने में। दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं, तो रिस्क रेशियोज के मामले में ये फंड हमेशा से यहाँ पर एक अच्छा फंड यहाँ पर रहा है। तो अभी भी यही चीज देखने को मिलती है। स्टैंडर्ड डेविएशन 19.5 की है, इसकी जो कैटेगरी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.31 के आसपास की चला करती थी। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक तरीके से ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में। तो उस मामले में ये फंड अभी भी अच्छा करते हुए नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं रहता है ये फंड। शार्प रेशो जो ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, वो भी इसकी काफी अच्छी है। 0.86 के आसपास इसकी शार्प रेशो यहां पर चल रही है। कैटेगरी एवरेज 0.62 के आसपास है। टर्नओवर रेशो दोस्तों जो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, तो वो चीज हमने अभी देख ही ली है खुद से। बहुत ज्यादा चेंजेस ये फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं करके चलता है। 2 महीने में 2-4 कंपनीज में एडिशंस डिलीशंस ऐसा ही यहाँ पर रहता है। जो जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है उस पर पूरा भरोसा करके ये फंड चल रहा है, और लंबे टाइम के लिए उन कंपनीज में फंड पैसा लगाकर चल रहा है। तो इसलिए टर्नओवर रेशो इसकी सिर्फ 13% के आसपास है। वहीं दोस्तों अभी रिटर्न्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं, 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे अगर हम बात करते हैं, 5 सालों में अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते तो वो पैसा इस फंड ने 21,000 रुपीज के आसपास बना दिया है। 16% की रिटर्न इस फंड ने 5 सालों में जनरेट करके दी है। सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं, अगर इस फंड में आपने पैसा लगाया होता, लगभग नवंबर 2013 में ये फंड शुरू हुआ था, तो लगभग 9 सालों में अगर आप देखते हैं इस फंड ने आपकी लगाए हुए 10,000 रुपए को 50,000 के आसपास बना दिया है। 18% की रिटर्न इस फंड ने आपको यहां पर जनरेट करके दी है। 3 साल में 22% की रिटर्न है और 2 साल में 18% की रिटर्न है। हालांकि 1 साल में ये फंड अच्छा नहीं कर पाया है, उसका रीजन हमने बार बार बात की है कि जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ये नहीं कर पा रहा है, और उसके साथ साथ जो फॉरेन इक्विटी है स्पेशली जो टेक कंपनीज हैं यूएस की, वहां पर बहुत जबरदस्त गिरावट आई है, और उस गिरावट के बाद भी ये फंड नीचे के लेवल्स पे एवरेजिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आरबीआई के डिसीजन की वजह से इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में ये फंड एडिशनल नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर इस फंड की जो रिटर्न्स है वो काफी नेगेटिव 1 साल में हो चुकी है। -6% की रिटर्न इस फंड ने 1 साल में जनरेट करके दी है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे अगर दोस्तों हम बात करते हैं तो वहां पर भी सिमिलर ही चीज देखने को मिलती है। अगर आपने 1,000 रुपीज पर मंथ से इस फंड में एसआईपी कराई होती तो 5 सालों में 60,000 की लागत इस फंड ने आपकी 95,000 के आसपास बनाई है। 19% की रिटर्न्स इसने 5 सालों में दी है। 3 साल में आप देख सकते हैं 18% की रिटर्न है, और 2 साल में 6% की रिटर्न है। तो 2, 3 और 5 साल में ये फंड ठीक परफॉर्म कर रहा है, बल्कि आप ये बोलिए कि 3 और 5 साल में ठीक परफॉर्म कर रहा है, और 1 और 2 साल में कुछ खास रिटर्न एसआईपी में ये फंड जनरेट नहीं कर पाया है। अब देखना ये जरूरी है कि ये कितना अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अभी भी परफॉर्मेंस इसका कैसा चल रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 3% की रिटर्न दी है, और इस फंड ने -6% की रिटर्न
1 साल में दी है। हालांकि अभी भी 2, 3 और 5 सालों में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है। 2 साल में आप देखेंगे इस फंड ने 18% की रिटर्न दी और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 17% की। 3 साल में इस फंड ने 22% की रिटर्न दी है और इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 16% की। और 5 सालों में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अभी भी बीट करते हुए आ रहा है। इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 11% की रिटर्न दी है सिर्फ, और इस फंड ने 16% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीजें आपको यहाँ पर समझनी है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आने वाले, देखिए मैंने 6 महीने पहले भी यही चीज बोली थी कि आने वाला थोड़ा टाइम इस फंड के लिए टफ हो सकता है, और अभी भी ये ऐसा ही लगता है कि हो सकता है आने वाले 3-6 महीने इस फंड के लिए अभी और थोड़ा टफ हो सकते हैं। उसका रीजंस यही है कि फॉरेन इक्विटी यूएस में मार्केट में गिरावट आई हुई है और लगातार गिरावट देखने को मिली है यूएस की मार्केट में, और रिसेशन की बात यूएस में चल रही है, तो वो इंपैक्ट आ सकता है अभी भी इस फंड में। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इस फंड ने नीचे के लेवल में इन कंपनीज में एवरेज नहीं कर पाया है, तो वो एक दिक्कत इस फंड के साथ है। दूसरा, अगर हमने इसका पोर्टफोलियो देखा है तो वहां पर फार्मा कंपनीज, आईटी कंपनीज में एक अच्छा खासा एलोकेशन है, और ये सेक्टर्स हो सकता है अभी आने वाले 3 और 6 महीने में और अंडर परफॉर्म करें। लेकिन दोस्तों देखिए, हम हमेशा से कभी भी म्यूचुअल फंड पे बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, 5 से 10 सालों की बात करते हैं। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं 5 से 10 सालों के बीच में, तो मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म यहाँ पर इस कंपनी ने रिटर्न्स नहीं दिए है 1 साल में, उस चीज को आपको अभी यहाँ पर नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, फंड की हमने डिटेल्स देखी है, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो इसकी सेम है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में इसने कोई चेंजेस नहीं किए हैं अभी भी, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव बात है। अभी भी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में ये फंड पैसा लगाकर चल रहा है। हालांकि 8-10% पैसा इसने पीएसयू कंपनीज में लगाया है, जो एक रिस्क पॉइंट मुझे लगता है, लेकिन हो सकता है कि उनको वहां पर एक अच्छी अपसाइड दिख रही हो, इसलिए वहां पर इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको भरोसा करके अभी और 6-8 महीने, साल भर का टाइम आपको इस फंड को देना चाहिए। और अगर इस बीच में आरबीआई की जो रिस्ट्रिक्शन है फॉरेन इक्विटी की वो हट जाती है, तो इस फंड के लिए काफी पॉजिटिव चीज ये यहाँ पर हो पाएगी। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिए। और दोस्तों, अगर आप लोगों को भी फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स का कोर्स ज्वाइन करना है तो 2 जनवरी से शुरू हो रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट उस पर मिल जाएगा, और 1800 रुपीज में आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।